Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited series called Moon Knight. अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ each and every Easter egg, साथ ही स्टोरी और इसके डीप मीनिंग्स प्लस कुछ माइथोलॉजिकल थिंग्स के बारे में। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मुझे कहीं स्ट्राइक ना पड़ जाए, तो काफी जल्दी थिंग्स को लपेटने की कोशिश करूंगा। तो आप भी स्टोरी के साथ चलते जाइएगा और मेरा साथ निभाते जाइएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कि एक ग्लास में पानी पीकर उसे अपनी छड़ी से तोड़ देता है और उसके चूरे को अपने सैंडल में डालकर वहां से निकल पड़ता है। जिसके बाद में वही मार्वल स्टूडियो का लोगो हमें दिखाया जाता है और कहानी शिफ्ट होती है इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर यानी कि स्टीवन ग्रांट पर, जो कि इस वक्त नींद से जागता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि घर में रेत बिछी है और दरवाजे पर एक चिपकी लगी है ताकि उसे ये पता चल सके कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं गया। वहीं घर में उसका डेली रूटीन है खुद की मछली को खाना देना, अपनी मम्मी से बात करना और तैयार होकर अपनी जॉब पर निकल जाना। इस वक्त स्टीवन लंदन में एक इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर काम करता है। वहां पहुंचते के साथ ही उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसे कि वो टूर गाइड के रूप में कुछ इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि एंटेंट नाम की एक इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल 9 देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली है आमिट, जो कि लोगों के दिलों से ये पता लगाती है कि उसे स्वर्ग के मैदान में भेजना है या फिर नर्क में। तो वो छोटी लड़की उससे पूछती है कि जब आपको स्वर्ग के मैदान में नहीं ले जाया गया तो आपको कैसा लगा। ये बात सुनकर स्टीवन काफी चौंक जाता है। तभी उसकी सुपीरियर डोना की एंट्री होती है जो कि उसे निकम्मा और नकारा बताती है और कहती है कि तुझे टूर गाइड की जॉब तो कभी मिलने नहीं वाली और जिस काम की तू सैलरी उठाता है वो काम तो कभी करता नहीं है। यानी कि यहाँ पर स्टीवन का काम था अपने म्यूजियम में आए बच्चों को शुगर कैंडीज और साथ ही क्रैकर्स बांटना। उसी वक्त स्टीवन के पास में एक लड़की आती है और उसे डेट के लिए कहती है कि तुम्हें याद है कि फ्राइडे को हमारी डेट है। स्टीवन हालांकि चौंक जाता है क्योंकि उसे इस डेट के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बात जानकर वो खुश था। जिसके बाद में रात को काम करने के बाद अगेन वो डोना से खरी कोठी सुनता है। डोना वहां पर उससे कहती है कि निकम्मे आखिर तू कब सुधरेगा, तेरी रोज लेट आने की आदत कब जाएगी। जिसके बाद में वो अपना सारा काम फिनिश करके एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास में बैठ जाता है और उसे अपने सारे दुखियारे गाने सुनाता है। बताता है कि ऐसा लगता है आजकल जैसे कि मानो मैं हजारों कदम चल रहा हूँ, रात को सोने का समय नहीं मिल पाता और पूरी बॉडी में थकान सी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एक डेट पर जा रहा हूँ। उसे कुछ पैसे दे देने के बाद में स्टीवन वहां से निकल जाता है। जब अपने घर पहुंचता है तो रात को न सोने के लिए अपने फोन में एक वॉइस ओवर लगा देता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके लिखे हुए थे, जिनमें शामिल था किताब पढ़ना, रूबर्स क्यूब खेलना और साथ ही डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स को सॉल्व करना। लेकिन तभी स्टीवन की आंख लग जाती है और जब अगली मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तो उसका जबड़ा उसे टूटा पाता है, जिसे सेट करते वक्त हम व्यूअर्स उसके पीछे कॉन्शू यानी कि माइथोलॉजिकल पावर को देख पाते हैं। उसी वक्त उस पर कुछ लोग हमला करते हैं। वहां से स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए यूरोपियन कंट्री की ही एक असेंबली में पहुंच जाता है। जिस वक्त वहां पर हमें वही शख्स देखने को मिलता है जो कि इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। ये एक पूज्य पादरी या फिर कह सकते हैं कि एक पास्टर के रूप में उस शहर की गलियों में घूम रहा था। लोग उसे देखकर पूछने लगते हैं। तब वहां पर वो आकर कहता है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मगर ये स्वर्ग आप लोगों के साथ के बिना नहीं बन सकता। तो आओ मैं आपको परखता हूँ और देखता हूँ कि आज आमिट की शक्ति के एक अंश के साथ में मैं कितने लोगों को तराजू में तोल सकता हूँ। तभी वहां पर एक शख्स आता है और वो उस अनजाने व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ रखता है। तभी उसके हाथ पर लगा एक टैटू जिस पर 2 मगरमच्छ बने थे वो फ्रीक्वेंटली घूमने लगते हैं और एकदम से उनका कलर हरा हो जाता है। तब जाकर वो व्यक्ति उसे कहता है कि तुम नेक दिल इंसान हो। जिसके बाद में एक दूसरी औरत की बारी आती है जो कि उसे हैरोस करके बुलाती है। तो वो शख्स उसे कहता है कि मुझे आर्थर बुलाओ। यहाँ पर इस शख्स का नाम क्लियर होता है आर्थर हैरो, जो कि उसे भी अपने तराजू में तोलता है। मगर इस वक्त आमिट की शक्ति उसे हरे की जगह लाल रंग दिखाती है। वो औरत कहती है कि मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैं एक नेक औरत हूँ। जबकि आर्थर उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम सही हो, मगर इस वक्त तुम इस जिंदगी के काबिल नहीं हो। और देखते ही देखते वो औरत मरने की ओर चली जाती है। उसकी पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है और वो पूरी तरीके से डेड हो जाती है। ये सारा वाकया वहां पर खड़ा स्टीवन ग्रांट देख रहा था और वो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लोग तो आकर सीधा आर्थर हैरो से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि उस शख्स को हम ढूंढ नहीं पाए। तभी आर्थर आमिट के आगे सभी को झुकने के लिए कहता है और उसी वक्त स्टीवन पकड़ा जाता है। तो वो उसे आगे बुलाता है और कहता है कि मुझे मेरा स्कैरब दे दो। जब स्टीवन अपनी जेब चेक करता है तो उसे भी एक छोटा सा माइथोलॉजिकल गोल्ड गैजेट दिखाई पड़ता है, मगर उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है कि इसे स्कैरब मत देना। वो काफी कोशिश करता है मगर वो इंटरनल पावर उसे बार बार खींचने लगती है। जब बहुत सारे लोग आकर उस पर हावी होने वाले होते
होते हैं तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो जो लोग उसे मारने के लिए आने वाले थे वो खुद ही जमीन पर गिरे पड़े मिलते हैं, यानी कि एक अननोन एंटिटी स्टीवन पर हावी हो रही थी। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठ जाता है, दूर तक उसे भगाता है। वहीं पर गुंडे भी उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे स्टीवन खतरे में पड़ता जाता है वो अननोन एंटिटी इसके ऊपर हावी होकर सब कुछ बराबर कर डालती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद में सपने से स्टीवन जागता है और तब उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ तो उसके दिमाग की उपज थी। लेकिन प्रॉब्लमैटिक बात ये थी कि जब वो अपनी मछली को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पंख टूटा हुआ था, आज इसके 2 पंख कैसे आ गए। इसलिए वो जाकर मछली की दुकान में बात करता है और कहता है कि उसका एक पंख कैसा है, तो वो कहती है कि तुम खुद ही तो मुझसे ये मछली लेकर गए थे। इस बात को स्टीवन समझ नहीं पाता और सीधा तैयार होकर डेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसकी बंदी उससे मिलने के लिए आती नहीं है। जब वेटर उससे पूछता है कि सर क्या आप यहाँ पर और ज्यादा वेट करना चाहेंगे, तो वो उससे पूछता है कि आज दिन कौन सा है, तो वेटर उसे बताता है कि सर आज संडे है, जबकि स्टीवन को तो यहाँ पर फ्राइडे को होना था। इसका मतलब ये था कि 2 दिन कहां और कैसे निकल गए इसके बारे में स्टीवन को कोई खबर नहीं थी। थक हार कर घर आने पर उसे अपने घर में कुछ अनहोनी चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे कि टेबल के जमीन पर सरकने के बाद उसके निशान और साथ ही दीवार में से एक लकड़ी का उलट पलट होना। जब वो वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे एक कार की चाबी, एक मोटोरोला का मोबाइल विथ चार्जर मिलता है, जिसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उसके अंदर सिर्फ 2 ही नाम थे, लाइला और साथ ही डुचैम्प। और तभी वहां पर लाइला का कॉल आ जाता है। जब स्टीवन उस कॉल को पिक करता है तो लाइला उसे कहती है कि मार्क आखिर तुम कहां पर थे, इतने टाइम तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे तो लगा कि तुम मर ही गए थे। तब वहां पर स्टीवन कहता है कि आपने मुझे मार्क क्यों बोला, लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद स्टीवन को घर में कुछ अलग और अनहोनी चीजें होती दिखाई पड़ती है। वो जब घर के बाहर जाता है तो उसे कॉन्चू की ताकत दिखाई पड़ती है। वो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है मगर वहां पर भी वो एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और वो बस में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है, मगर उस वक्त भी उसे वही दृश्य दिखाई पड़ रहे थे जो कि उसे एक दिन रात को पहले दिखाई पड़ रहे थे। वहां पर जाने के बाद में स्टीवन की मुलाकात अगेन आर्थर हैरो से होती है। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आर्थर हैरो के लोगों ने म्यूजियम को पूरी तरीके से घेर रखा है और अब बारी थी परखने की स्टीवन ग्रांट को। और वो उसके हाथ में अपनी छड़ी को रखकर उसे परखने लगता है, मगर इस बार उसका तराजू अपने राइट एनालिटिक्स नहीं दे पाता और तभी वो कहता है कि तुम में एक खलिश है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें अब एक की जगह 2 एंटिटीज शामिल हो चुकी थी। आर्थर चाहता था उसे अपने आदमियों के हाथों पकड़वा सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को और अपनी ड्यूटी को खत्म कर लेने के बाद में जब स्टीवन अपने ऑफिस से निकल रहा होता है तभी वहां पर उसे किसी के होने की आहट आती है और जब वो उस आहट को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तभी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है जो कि उसकी जान लेना चाहता था और साथ ही उसके हाथों से वो स्कैरब लेना चाहता था। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागता है और भागते भागते एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है और सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी उस दूसरी एंटिटी की आवाज उसे आती है और वो कहता है कि अगर तुम अपने आप और मुझे बचाना चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं हम दोनों को ही बचा लूंगा। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सामने के दरवाजे पर वो माइथोलॉजिकल क्रीचर अपने पंजे मारता जा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फाइनली वो अपने आप को उस दूसरे शख्स को सौंप देता है। जिसके बाद में उस माइथोलॉजिकल क्रीचर की धमाधम कुटाई हमें दिखाई जाती है जो कि हमने इस पूरी सीरीज के ट्रेलर्स में देखा था। और फिर हमारे सामने आता है मार्क स्पेक्टर जो कि था मून नाइट। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में इस पूरी सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसकी शुरुआत में हम स्टीवन ग्रांट को नींद से जागा देख पाते हैं जिसके पैर इस वक्त पलंग से बंधे बेल्ट से जकड़े हुए थे। जागकर वो अपने आप को कांच में देखता है और अपनी दूसरी शख्सियत से बात करता है। स्टीवन को अभी भी यही लग रहा था कि उसकी दूसरी शख्सियत यानी कि मार्क अभी भी उसके साथ बात कर रहा है। पिछली रात बीते हादसे की वजह से स्टीफन काफी ज्यादा परेशान था। उसके ऊपर एक इजिप्शियन जैकल ने हमला किया था, जिसके बाद वो अपने आप को संभालता हुआ अपनी जॉब पर वापस निकल पड़ता है। उसे इस वक्त भी ये लग रहा था कि ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था, लेकिन ऑफिस जाने पर गार्ड उसे बताता है कि रात को यहाँ पर काफी तोड़ाफोड़ी हुई थी, मैं बस कैमरे में चेक करने ही जा रहा हूँ। तो स्टीवन कहता है कि क्या पता शायद मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकूं। और जब वो दोनों सीसीटीवी फुटेज में रात को हुए हादसे को चेक करने जाते हैं तो स्टीवन बताता है कि बस मुझ पर फोकस करो, देखना भी यहाँ पर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर हमला करने वाला है। क्या तुमने कोई हॉरर फिल्म देखी है? क्योंकि अब जो तुम देखने वाले हो वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। काफी देर सीसीटीवी फुटेज में देख लेने के बावजूद भी उन दोनों को वहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता और न चाहते हुए भी सारा इल्जाम स्टीवन पर आ चुका था और स्टीवन को ये बात समझ में आ चुकी थी, यहाँ से जिसने भी सबूत मिटाए वो और कोई नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर ही होगा।
जिसके बाद में उसे हेड ऑफिस में बुलाया जाता है और हाई अथॉरिटी उसे कहती है कि हो सकता है कि आप शायद किसी दूसरी पर्सनालिटी या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का पता देता हूँ, आप वहां पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली उसकी जॉब छीन ली गई थी और स्टीवन को अब अपना बैज वहां पर रखकर वहां से जाना पड़ता है। सिर्फ एक जॉब ही तो थी स्टीवन के पास में, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जी रहा था। उसके चले जाने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास था और अपने उसी स्ट्रीट आर्टिस्ट फ्रेंड के पास बैठकर अपने दुखड़े गाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, लग रहा है मानो मेरे अंदर का हैवान बदमाशी करना चाहता है, मुझसे बार बार बुरे काम करवाता है। और तो और कल मुझे एक चाबी और साथ ही एक मोबाइल मिला, कैसा हो अगर उस चाबी का ताला मैं ढूंढ लूं। और सडनली उसे ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस चाबी की तहकीकात करे कि आखिर वो चाबी जाती कहाँ है। जिसके बाद वो एक लॉन्ज में पहुंचता है और वहां पर कहता है कि मेरे पास एक चाबी है और मैं बस अपने रूम को खोलकर देखना चाहता हूँ। हालांकि मुझे नाम पता नहीं कि एंट्री किस नाम से होगी, शायद स्टीवन ग्रैंट या फिर हो सकता है मार्क। हालांकि मुझे उसका सरनेम तो नहीं पता, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि हाँ सर, मैं आपको जानता हूँ, आप कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, चलिए आइए मैं आपको आपके रूम तक ले जाता हूँ। जिसके बाद वो पहुंचते हैं रूम नंबर 43 तक। हालांकि रिसेप्शनिस्ट वहां से उसे रूम में छोड़कर चला जाता है और जब स्टीवन ग्रैंट उस रूम में आता है तो देख पाता है कि वो तो मार्क स्पेक्टर का एक छोटा सा हिडन हाइडआउट था, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। वहां पर एक छोटा सा बैग पड़ा था जिसके अंदर काफी सारे पैसे, ओरिजिनल मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट और साथ ही वही गोल्डन स्कैरब, जो कि बेसिकली एक कंपास की तरह काम कर रहा था। और ये कंपास इंडिकेशन दे रहा था आमिट की मूर्ति तक जाने के ठिकाने तक। मीनवाइल यहाँ पर मार्क स्पेक्टर मिरर में खड़े होकर उसे इंडिकेशंस देने लगता है और उसे कहता है कि अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो स्टीवन, क्योंकि यहाँ से आगे और भी खतरा आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी काम में अड़ंगा डालो, इसलिए चुपचाप उस पलंग पर सो जाओ और एक गहरी नींद लो। मगर इस बार स्टीवन उसका सामना करता है, उसे कहता है कि मैं अब अपना शरीर तुम्हें नहीं सौंपूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, मेरी एक ही डेट थी उस पर जाने नहीं दिया, मेरी एक ही जॉब थी वो तक तुमने मुझसे छीन ली, मानो मेरी जिंदगी का कोई वजूद ही ना हो। लेकिन अब मैं तुम्हें अपना शरीर वापस नहीं देने वाला, और जहां तक रही तुम्हारी काली करतूतों की बात, तो वो मैं जाकर पुलिस को बताने वाला हूँ और ये बैग उन्हें सौंपने वाला हूँ। जैसे स्टीवन उस बैग को लेकर वहां से भागने लगता है कि तभी वहां की लाइट्स ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है और वहां पर एंट्री होती है द मून गॉड खोंचू की। स्टीवन उसे देखकर भागने लगता है, इतनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खोंचू को तो डराने की पुरानी आदत जो थी। जिसके बाद स्टीवन वहां से भागता भागता उस होटल से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात लाइला से होती है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आई। तो लाइला कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा, आखिर मैं तुम्हारे फोन को ट्रैक करके तो यहाँ तक पहुंचूंगी, और वैसे तुम थे कहाँ पर इतने टाइम से, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। इस वक्त स्टीवन काफी डरा हुआ था, तो वो अपने ही लहजे में बात कर रहा था, जबकि लाइला उससे कह रही थी कि आखिर तुम्हारे बात करने के तरीके को क्या हो गया है, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो जैसे कि कोई मिमियाती बिल्ली हो, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कम से कम मुझसे तो ठीक से बात करो। ये सुनकर स्टीवन हिल जाता है और कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तो प्लीज मुझे मेरे अपार्टमेंट तक ले जा सकती हो। जिसके बाद ये दोनों उस अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। बेसिकली ये अपार्टमेंट उसकी मॉम का होता है, जहां स्टीवन अपनी काफी सारी किताबों और साथ ही अपनी मछली के साथ रहता था। स्टीवन को इजिप्शियन किताबों में काफी दिलचस्पी थी और वहीं पर एक खुली किताब को देखकर लाइला उस किताब में लिखी हिएरोग्लिफिक लैंग्वेज को देखकर उसके बारे में बातचीत करने लगती है। हिएरोग्लिफिक यानी कि इजिप्शियन शब्दों की वर्णमाला, जिसमें ये दोनों ही माहिर थे। हालांकि लाइला इस बात को जानती थी कि मार्क स्पेक्टर को इजिप्शियन वर्णमालाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जबकि दूसरी तरफ स्टीवन ग्रैंट को थी। बातों ही बातों में एक फ्रेंच कविता का जिक्र होता है जो कि इवेंचुअली इन दोनों की ही फेवरेट थी। तब जाकर धीरे धीरे लाइला को यह विश्वास होता है कि इस वक्त वो एक दूसरी शख्सियत से बात कर रही है। स्टीवन उसे सारी बातें समझाने लगता है कि वो मार्क नहीं है और इतने टाइम से जो भी उसके साथ बीत रहा है वो सब कुछ मार्क कर रहा है, और अब वो मार्क की शख्सियत उसके सामने लाने ही वाला होता है। वो बैग खोलकर सारा पैसा, बंदूक और साथ ही वो गोल्डन स्कैरब उसे दिखाने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से मार्क उसे मिरर की इमेज में से कहता है कि उसे खतरे में मत डालना, अगर तुमने मेरे बारे में सारी सच्चाई उसे बताई तो जो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं वो उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। फाइनली ये बात सुनकर स्टीवन अपने आप को शांत करता है, लेकिन उस बैग की उठी बातचीत की वजह से लाइला जब उस बैग में हाथ डालती है तो उसे वो गोल्डन स्कैरब मिल जाता है। उसी वक्त वहां पर दो डिटेक्टिव्स की एंट्री होती है। स्टीवन कहता है कि वैसे यहाँ पर मैं अकेला हूँ और जो आप पूछना चाहते हैं, लाइक म्यूजियम में जो भी कुछ बीता और जो वो टॉयलेट टूट गया था उसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डायरेक्टर से बात हो चुकी है, लेकिन डिटेक्टिव्स को तो उसके घर में आकर चेक करना था कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या था जिसे देखकर वो भाग रहा था। और तभी चेकिंग के दौरान लाइला अपने आप को छिपाने के लिए खिड़की के बाहर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस जिम बैग में उन्हें मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट मिलता है और अब नकली आइडेंटिटी प्लस काफी सारे पैसों को घर में छिपा कर
रखने के जुर्म में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है। वहीं रास्ते में ये दोनों डिटेक्टिव्स आपस में बातें करते हैं कि मार्क कितना खतरनाक है। इजिप्ट में उसने काफी लोगों की जानें ली और ढेर सारी कीमती चीजों की चोरी करके वहां से भाग गया। स्टीवन ये सब कुछ सुनकर हैरान था क्योंकि उसे तो इन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों डिटेक्टिव्स किसी और के लिए नहीं बल्कि आर्थर हैरो के कल्ट रिचुअल्स के ही बंदे थे। जिसके बाद वहां पर आर्थर भी आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। स्टीवन वहां से भागना तो चाहता था लेकिन वहां पर हैरो के काफी सारे लोग खड़े थे जो कि अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे जैसे कि मैंड्रिन, फ्रेंच और स्पेनिश। वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम आल्सो अ फ्रेंच, स्पेनिश और मैंड्रिन लैंग्वेज एक्सपर्ट। यूट्यूब तो सिर्फ एक बहाना था, आपको मेरे दिल की बात जो बताना था। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर आर्थर उसे कहता है कि तुम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो एक वक्त था जब मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा था। हर वक्त दिमाग में एक दूसरी शख्सियत की बातें घूमते रहना, बार बार किसी के खौफ में दबी जिंदगी को जीना, हर रोज उठने पर एक अलग ही किस्म की थकान महसूस होना, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। तो स्टीवन इसके पीछे का रीजन पूछता है तो हैरो उसे बताता है कि तुम इस वक्त खोंचू के खादिम हो, तुमसे पहले मैं हुआ करता था। मीनवाइल यहाँ पर खोंचू पीछे से स्टीवन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि हैरो की बातों में मत आना और चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि तुम इंसाफ के देवता हो। स्टीवन ये सारी बातें सुन पा रहा था तो हैरो उससे पूछता है कि अभी खोंचू तुम्हें क्या कह रहा है कि तुम इंसाफ के देवता हो। तो स्टीवन कहता है कि क्या तुम उसे सुन सकते हो। हैरो बताता है कि कुछ टाइम पहले तक सुन पाता था मगर अब नहीं, अब मैं आमिट का खादिम हूँ। ये दोनों ही बेसिकली देवता हैं। खोंचू का काम है जुर्म कर लेने वाले इंसान को उसकी सजा देना, लेकिन आमिट का काम है उसे जुर्म करने से पहले ही रोक देना। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पूरी दुनिया से सारे के सारे जुर्म करने वाले खत्म हो जाएंगे और ये पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो स्टीवन कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है कि आप उन्हें जान से मरवा देंगे। हैरो बताता है कि सिर्फ यही जरूरी है, अगर हाथ में कैंसर लग जाए तो उस हाथ को काट देना ही बेहतर है इंस्टीड ऑफ वो पूरे शरीर के अंदर कैंसर फैला दे। जिस पर स्टीवन कहता है कि ये तो गलत है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि इस वक्त कोई गलत काम नहीं कर रहा और मानो 25-26 साल का होने के बाद में अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो हम इस वक्त उस बच्चे की जान नहीं ले सकते, ये तो गलत हुआ। मगर हैरो को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो स्कैरब है क्योंकि वो काफी खास और कीमती है, उसकी मदद से ही हम आमिट की दबी मूर्ति तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली वो स्कैरब एक कंपास की तरह काम करता है जो कि लोकेशन बताता है आमिट की मूर्ति तक जाने का। पुराने देवी देवताओं ने उसे दफना दिया एक मूर्ति बनाकर जो कि इस पूरी दुनिया में अमन और शांति ला सकती थी, मगर मैं उसे वापस लाऊंगा, इसीलिए वो स्कैरब मुझे दे दो। लेकिन तब स्टीवन कहता है कि वो तो मेरे पास है ही नहीं। तभी वहां पर उसके सारे आदमी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर लायला पहुंच जाती है और कहती है कि वो स्कैरब मेरे पास है, अगर दम है तो मुझसे आकर ले लो। यहाँ पर उन सभी के बीच में भागम भाग शुरू हो जाती है और अब न चाहते हुए भी हैरो को आमिट की शक्ति का एक छोटा सा अंश यूज करना पड़ता है और वो अपनी उस छड़ी से जादू टोना करके इजिप्शियन जैकॉल को बुला लेता है जो कि उसने लास्ट टाइम भी बुलाया था। ये दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए ऊपर के तहखाने में छिप जाते हैं और यहाँ पर स्टीवन ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो सुने किसकी, क्योंकि बार बार मार्क उसे अपना शरीर उसे सौंप देने के बारे में कह रहा था और लायला भी बार बार यही चीज रिपीट कर रही थी कि अपना सूट पहनो, अपना सूट पहनो। लेकिन स्टीवन इस बात को जानता था कि अगर उसने अपना शरीर मार्क को सौंप दिया तो वो अगेन खून खराबे पर उतर आएगा, इसलिए वो अपना शरीर मार्क को नहीं सौंपता। इसी बीच वहां पर वही इजिप्शियन जैकॉल पहुंच जाता है और अब स्टीवन के पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सूट को खुद ही समन करने के बारे में सोचता है और तभी जमीन पर गिरने से पहले उसके पास में एक सूट आ जाता है। लेकिन इस वक्त वो खोंचू के देवालय का पवित्र कवच नहीं था बल्कि एक दूसरा ही सूट था जिसे कहा जाता है नाइट सूट। बेसिकली एक 3 पीस टैक्सीडो सूट था जो कि दिखने में काफी कूल था। ये सूट मेरे थंबनेल से भी काफी ज्यादा मैच करता है और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अब दो शख्सियत के बीच में दो सूट्स डिफाइन हो चुके थे, यानी कि मार्क स्पेक्टर जो कि ज्यादा खूंखार, हर चीज को तगड़े वे में लेने वाला, उसका सूट थोड़ा सा मम्मी टाइप विथ कैप था, जबकि यहाँ दूसरी तरफ स्टीवन ग्रांट एक लो प्रोफाइल, कम दिमाग और थोड़ा भोंदू इंसान जिसकी हर वक्त खतरे से फटती थी, उसके पास में उसका भी एक सूट आ चुका था और साथ ही लड़ने के लिए 2 डांडिया भी। उसे इस वक्त अभी उन दोनों डांडियों का मतलब नहीं पता था कि ये किस काम में आते हैं। मार्क उसे बार बार कहता है कि तुम इस इजिप्शियन जैकॉल को नहीं संभाल पाओगे, मुझे इस शरीर में आने दो और हमारी मदद करने दो। लेकिन अपनी पूरी हिम्मत को जुटाकर स्टीवन उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। इसी बीच यहाँ पर लायला भी पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए, मगर वो जैकॉल उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है और स्टीवन को तो उठा उठा कर फेंक रहा होता है। तभी एक बस से जाकर वो टकरा जाता है। अब यहाँ पर एक ईस्टर एग है JRC बस को लेकर। ये JRC का लोगो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था और उस सीरीज का इस सीरीज से काफी
काफी बड़ा ताल्लुक है जो कि इसके 3rd एपिसोड में रिवील होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना बता दूं कि वो और ये सीरीज दोनों एक ही यूनिवर्स में चल रहे हैं और अब वक्त आ चुका था उस जैकॉल को संभालने के लिए मार्क की शख्सियत को लाने का, जिसके बाद वो मार्क आकर अपने आप को मून नाइट में बदल लेता है और जैकॉल को अपने पीछे पीछे भगाने लगता है। और काफी दूर तक भागने के बाद में एक ऊंची मीनार के नुकीले हिस्से से मून नाइट उस जैकॉल को जान से मार देता है। लेकिन जब वो वापस से अपने नॉर्मल सूट में आता है तो स्टीवन उससे बात करने लगता है और कहता है कि अच्छा, कांच के पीछे रहकर ऐसा लगता है क्या? तो मार्क उसे बताता है कि तुम सुन और समझ सब कुछ सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं सकते। शरीर का इस्तेमाल सिर्फ वो कर सकता है जिसके कब्जे में इस वक्त वो हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले की मदद के। जब मैं चाहूंगा तभी तुम मेरे अंदर आ पाओगे या फिर जब तुम चाहोगे तभी मैं तुम्हारा शरीर ले पाऊंगा। हम दोनों ही एक इंसान हैं और खोंशू के खादिम हैं। खोंशू ने हमें चूज किया है इंसाफ की रक्षा के लिए। स्टीवन उसे कहता है कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे बस मेरा शरीर वापस दे दो और यहाँ से चले जाओ। तो मार्क उसे कहता है कि मुझे एक वादा पूरा करना है जो कि मैंने खोंशू के साथ किया है। जैसे ही वादा पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और जब वो अपनी जेब में चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जब वो ऊपर से कूदा था तो वो स्कैरब वहीं जमीन पर गिर गया था और अब उस स्कैरब को लेने के लिए हैरो वहां पर पहुंच चुका था। और जिस आदमी के हाथ में वो स्कैरब था वो उसे अच्छे कपड़े और खाने का वादा देकर स्कैरब लेकर उसी की ही जान ले लेता है और वहां से निकल जाता है क्योंकि स्कैरब ने उसे इंडिकेशन दिया था इजिप्ट का। यहाँ पर खोंशू आकर मार्क से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो स्कैरब अब हैरो लेकर भाग चुका है। हमें जितना जल्दी हो सके उससे पहले इजिप्ट पहुंचकर होने वाले हादसों को रोकना होगा, नहीं तो इस दुनिया पर इतना बड़ा कहर आएगा कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद सीन डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है इजिप्ट में और एक यल्ला हबीबी थीम सॉन्ग पर एक बेहतरीन नजारे को दिखाते के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। एज पर द लास्ट एपिसोड जहां पर लायला ने हैरो को देख लिया था स्कैरब को उठाते हुए, तो अब उसका पीछा करने और साथ ही इजिप्ट तक पहुंचने के लिए वो एक दूसरा काला बाजारी का रास्ता चुनती है जहां पर वो इलीगल वे में अपनी ही एक दूसरी आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट बनवा रही थी और उसमें एक लेडी उसका साथ दे रही थी जिसका नाम था लेगार। और सबसे खास बात तो ये थी कि इस पूरी प्रोसेस में जहां पर पासपोर्ट में किस किस तरीके की चीजें यूज होती है, लाइक प्लास्टिक, उनकी फोटो, उनकी डिटेलेशन और साथ ही ईच एंड एवरी एयरपोर्ट स्टैंप, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया था। इन दोनों की चलती बातों में हमें ये पता चलता है कि ये दोनों पुराने दोस्त थे और जो लेडी इसकी मदद कर रही थी वो इसके फादर को जानती थी जिनका नाम था अब्दुल्ला और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इजिप्ट की खुदाई के दौरान मारे गए थे। वेल, यहाँ पर एक छोटी सी छिपी कहानी भी है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है हैरो पर जो कि अपने कल्ट मेंबर्स के साथ में अब इस वक्त इजिप्ट पहुंच चुका था उसी स्कैरब के इंडिकेशन की मदद से, यानी कि वो एक कंपस की तरह काम कर रहा था जो कि आमिट की मूर्ति को ढूंढने में काम आने वाला था और अब फाइनली उन्हें वो लोकेशन मिल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर इजिप्ट में मौजूद मार्क स्पेक्टर भी उस स्कैरब तक पहुंचने के लिए आर्थर हैरो के दूसरे कल्ट मेंबर्स को पकड़कर उनसे मारपीट करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंड एज यूजुअल मार्वल की फाइट्स तो होती ही ऑसम है और उसी तरीके की एक बेहतरीन फाइट हमें यहाँ पर मार्क स्पेक्टर और उनके गुंडों के बीच दिखाई जाती है। वेल, यहाँ पर सबसे खास बात ये थी कि जब मार्क उन गुंडों को पीट रहा था तभी स्टीवन उसे अंतर मन से रोक रहा था। वो कह रहा था कि लोगों को मत मारो, उनकी जान मत लो। और एक बार तो ऐसा होता है जब स्टीवन उसे दूर करवाने के लिए वहां से एक टैक्सी में बिठा देता है, लेकिन मार्क को तो आर्थर तक पहुंचना ही था, इसलिए वो अगेन उन गुंडों के पास जाता है और उनसे मारपीट करके हैरो का पता निकलवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वो अगेन ब्लैकआउट हो जाता है और यहाँ पर जब उसे वापस होश आता है तब तक उसके सामने वाले 2 गुंडे जान से मर चुके थे, यानी कि अब एंट्री हो चुकी थी एक थर्ड आइडेंटिटी की। देखा जाए तो पूरी तरीके से अपरिचित वाला सीन चल रहा है, कभी शांत पंडित वाला तो कभी रोमांटिक रेमो वाला और कभी गुनहगारों को सजा देने वाला। वेल, जहां तक इस तीसरी आइडेंटिटी की बात थी तो एज पर माय ओपिनियन मुझे लगता है कि वो तीसरा वाला इन दोनों से ज्यादा खतरनाक होगा। स्टीवन ग्रांट यानी कि मिस्टर नाइट, मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट और अब जो थर्ड पर्सन आने वाला है यानी कि जैक, उसके बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। काफी कोशिशों के बावजूद भी मार्क को हैरो की लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता और तब उसे रोकने के लिए खोंशू वहां पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए चांद से सूरज को ढक देता है और हर जगह अंधेरा हो जाता है ताकि आर्थर जिस खुदाई में लगा है उसका टाइम वेस्ट हो जाए। मगर ऐसा करते के साथ ही इस दुनिया के चलते चक्र में बदलाव आ जाते हैं और इस बात से दूसरे गॉड्स गुस्सा हो जाते हैं। वेल, कहने को तो ये टोटल 9 गॉड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 6 के बारे में जिक्र किया गया है, जिनमें
जिनमें से दो हैं खोंशू और आमिट। इन सभी के बीच में एक सभा बिठाई जाती है जिसे कि द मीटिंग ऑफ इनियाड भी कहा जाता है। और यहाँ पर खोंशू के अवतार यानी कि मार्क को हैथोर की अवतार मिलती है। जिस तरीके से खोंशू इंसाफ का देवता था, उसी तरीके से हैथोर सुर और संगीत की देवी थी। लेकिन इन देवताओं की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतने शक्तिशाली होकर भी ये धरती पर डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। ये रहते थे एक अदर वॉइड में और धरती पर आपस में कम्युनिकेशन के लिए ये अपने अवतार चुना करते थे। और आज इन्हीं सभी अवतारों के बीच में ये मीटिंग बिठाई गई थी कि आखिर खोंशू ने इस दुनिया के चलते तालमेल को क्यों बिगाड़ दिया। जवाब तो मार्क को देना था, लेकिन उसके अंदर अब खोंशू आ चुका था और वो हर चीज का जवाब खुद से दे रहा था कि मैंने ये सब कुछ इस दुनिया पर आने वाली तबाही को रोकने के लिए किया। मुलजिम का नाम है आर्थर हैरो, जो कि अपने कल्ट मेंबर्स के साथ में आमिट की दबी मूर्ति को इस दुनिया में लाना चाहता है और हर किसी को ईमान के तराजू पर तोलकर सजा देना चाहता है। अगर आमिट इस धरती पर आ गई तो इस दुनिया में से काफी सारे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। इस बात को सुनकर वहीं के गॉड्स आर्थर को बुलवा लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ इजिप्ट में क्या कर रहे हो, तो वो अपनी बातों से मुकर जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस घूमने आया हूँ, क्या घूमने पर पाबंदी है। और रही बात मार्क स्पेक्टर की, तो वो बीमार है। इससे रिलेटेड वो एक डायलॉग भी मारता है कि खोंशू मक्कार है और अवतार बीमार है। इसका सीधा इंडिकेशन ये था कि खोंशू ने पहले मुझे अपना खादिम बनाया और जब मुझसे मन भर गया तो दूसरे को अपना शिकार बना लिया। जब देखे बस खुद की मनमानी करता है। अब यहाँ पर बैक स्टोरी में एक बात ये भी थी कि सारे देवता खोंशू से कहीं ना कहीं खफा थे, क्योंकि वो खुद की मनमर्जी पर काम किया करता था। इसीलिए एक वक्त था जब उसे इस पूरी एनियड से बेदखल कर दिया गया था और आज अगेन उस पर इल्जामात आए थे। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि सारे एनियड के मेंबर्स आर्थर को बरी कर देते हैं और साथ ही मार्क स्पेक्टर यानी कि खोंशू को ये हिदायत देते हैं कि अगली बार ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे कि दुनिया के तालमेल में गड़बड़ हो। लेकिन मार्क को तो आर्थर हैरो को रोकना ही था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो दुनिया खतरे में पड़ जाती। तभी वहां पर हैथोर आती है और उसे कहती है कि मार्क, मैं जानती हूँ अगर तुमने कुछ कदम उठाए हैं तो जरूर किसी काम के लिए ही उठाए होंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें आमिट की मूर्ति तक हैरो से पहले पहुंचना है तो तुम्हें नक्शे का इस्तेमाल करना होगा, वो नक्शा जो सैम्फू की ताबूत में बंद है। तो मार्क कहता है कि आखिर इस सैम्फू कौन है। तो हैथोर बताती है कि आज से करीब 2000 साल पहले देवता खुद भी नहीं चाहते थे कि वो सब मिलकर आमिट को दफनाएं, क्योंकि अगर उसे माफ करने की बारी आई तो कोई ना कोई जाकर उसे वापस दफनियत से जिंदा कर देगा। और आमिट ने इतने बुरे काम किए थे कि उसका वापस जिंदा होना नामुमकिन था। इसी वजह से ये काम सैम्फू को दिया गया था। एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा खास लगी इस पूरे सिनारियो में, जो कि इजिप्ट के अंदर गीजा के पिरामिड में थी, जब यहाँ पर एंट्री पर मार्क के दरवाजे खुले थे तो ये सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर के अंदर चुमंतर गली में जब हैग्रिड हैरी को लेकर गया था और अंदर पहुंचने पर मानो हैरी पॉटर 7th वाले पार्ट के अंदर जैसे जादू मंत्रालय के अंदर कोई सभा बिठाई गई हो। मुझे गीजा के पिरामिड में रखी गई ये मीटिंग काफी अच्छी लगी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर आगे जाते वक्त रास्ते में मार्क को लायला भी मिल जाती है, क्योंकि वो भी अपने दूसरे पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अब इजिप्ट पहुंच चुकी थी और अभी दोनों ही मिलकर सैम्फू की ताबूत का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां लायला मार्क को ये बताती है कि ब्लैक मार्केट में सैम्फू की ताबूत की काफी कीमत है और यहाँ इजिप्ट में उसे एक शख्स ने खरीद रखा है जिसका नाम है मॉन्सीन मोगाट। मुझे उसकी एक्चुअल लोकेशन का पता मेरे एक मेड्रीपुर के दोस्त ने बताया था। यहाँ पर मेड्रीपुर का सीधा सीधा ताल्लुक है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स के एपिसोड से, क्योंकि मेड्रीपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े माफिया और खूंखार असैसिन मौजूद थे। जिसके बाद ये दोनों ही मोगाट से मिलने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर एक जोरदार भाले और घुड़सवारी का खेल चल रहा था, जहां पर उसका असिस्टेंट आकर इन दोनों से मुलाकात करता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें सैम्फू की ताबूत में ऐसा क्या इंटरेस्ट है। तो लायला बताती है कि हमने उसके बारे में काफी सुना है, बस एक बार उसे देखना चाहते थे, इसलिए मोगाट से बेहतर और कौन हो सकता था जिसके पास ये ताबूत होगा। फिर वहां पर मोगाट की भी एंट्री होती है और वो लायला को पहले से ही जानता था। लायला के गले में पड़ा नेकलेस भी काफी सुंदर लग रहा था। इसके बारे में एक बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ मोगाट इन दोनों को उस ताबूत को 1 मिनट देखने की इजाजत देता है। अब यहाँ पर मार्क स्पेक्टर को उस ताबूत पर क्या नक्शा बना था और क्या इंडिकेशंस थे उनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर मौजूद कांच में से उसकी दूसरी शख्सियत यानी कि स्टीवन ग्रैंड उसे बार बार कह रहा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, मुझे आने दो और मुझे हेल्प करने दो। मार्क यहाँ पर जानता था कि अगर सिचुएशंस बिगड़ी तो स्टीवन उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन सैम्फू की ताबूत से उस तारों के नक्शे को निकालना भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए फाइनली वो अपने आप का शरीर त्याग कर स्टीवन को बुला लेता है, जिसके बाद स्टीवन सारे के सारे इजिप्शियंस वर्णमालाओं को पढ़कर तारों के नक्शों के साथ में उस लोकेशन
का पता निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में अगेन ट्विस्ट, इस ताबूत को देखने के लिए अब पहुंच चुका था आर्थर हैरो, और वो आकर मोगाट से कहता है इन दोनों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझसे तुम बहुत कुछ पालोगे। क्या तुम्हें इजिप्शियन गॉड आमिट की शक्तियों के बारे में जानना है? मोगाट उसकी बातों को सुनकर जैसे मानो इल्यूजन में आ चुका था, और अब कहीं लायला और मार्क उस नक्शे को पढ़कर पहले उस लोकेशन तक ना पहुंच जाए, इसलिए आर्थर हैरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी टूम को वहीं बर्बाद कर देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इसी बीच यहाँ पर कैसे तैसे लायला और मार्क को उस नक्शे के टूटे टुकड़े मिल जाते हैं, मगर इसी बीच मोगाट के सारे गुंडे उन पर भारी पड़ते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है मून नाइट की, और वो अपना सूट पहनकर एक एक को पटक कर धोने लगता है। और यहाँ पर हमें उसकी कुछ खास एबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है, जो कि थी द हीलिंग फैक्टर। सारे के सारे लोग मिलकर उस पर गोलियां चला रहे थे, उस पर भाले चला रहे थे, लेकिन सूट की मदद से मार्क स्पेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद बड़ी ही मुश्किलों से निकलकर ये दोनों एक साइड प्लेस पर आते हैं और उस पूरे नक्शे के टूटे टुकड़ों को जोड़कर उन तारों की दिशा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब लायला कहती है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जब सैम्फू जिंदा था उस वक्त तारों की दिशा कुछ और थी, और आज 2000 साल बाद जब ये पूरी दुनिया न जाने कितने चक्कर घूम चुकी है तो तारों की पोजीशन भी चेंज हो चुकी होगी। तो अगर हमने इस नक्शे के अकॉर्डिंग तारों को जोड़ भी लिया तो हम उस एक्चुअल लोकेशन से मीलों दूर होंगे। ये दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके होते हैं। तब वहां पर एंट्री होती है खॉन्शू की, जो कि बताता है कि मैं मून गॉड हूँ, मेरे पास वो ताकत है जिसका इस्तेमाल करके तुम उन तारों की दिशा का पता लगा सकते हो। मुझे हर वो रात याद है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। और तब वो स्टीवन से कहता है कि अपना सूट पहन लो, जिसके बाद वो मिस्टर नाइट के सूट में आकर बिल्कुल खॉन्शू की तरह उसे कॉपी करने लगता है, और ये दोनों अपनी ताकत से मिलकर दुनिया के उस दिन तक पहुंचते हैं जिस दिन 2000 साल पहले तारों की वो दशा थी जब आमिट को धरती में दफनाया गया था। लेकिन ऐसा करने पर ये नजारा हर कोई देख रहा था, और अब ये बात आम इंसानों से भी नहीं छिपी थी कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति इस दुनिया के तालमेल के साथ छेड़खानी कर रही है। और अब ना चाहते हुए भी एनियाड को असेंबल होना पड़ता है, जहां पर ये सब मिलकर खॉन्शू के इस कारनामे पर उसे पत्थर की मूर्त में बदलने लगते हैं। और देखते ही देखते खॉन्शू की ताकत भी कम होती जाती है, मगर पूरी तरह मिट्टी में बदल जाने से पहले लायला उन तारों की लोकेशन और साथ ही उनकी दिशा का पता लगा लेती है, जिससे कि उसे उस टूम का पता चल जाता है जहां पर आमिट दफन है। हालांकि उनके लिए एक प्लस पॉइंट जरूर था, मगर यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये था कि अब ना तो मार्क और ना ही स्टीवन के पास में उनकी शक्तियां रही है, यानी कि अब देवालय का कवच उनके हाथों से जा चुका है। एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं आर्थर हैरो को, जो कि इस वक्त मीटिंग ऑफ एनियाड में आता है और यहाँ पर दूसरे देवताओं के साथ बात करता है। वेल, उसका यहाँ पर आना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास में अवतार होने की ताकत हो और साथ ही उनका मालिक उनके लिए दरवाजा खोले। जैसे कि मार्क के लिए खॉन्शू ने दरवाजा खोला था, तो फिर हैरो के लिए आखिर दरवाजा किसने खोला? दूसरे देवताओं से बताते हैं कि हमने खॉन्शू को पत्थर में तब्दील कर दिया क्योंकि उसने हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। तो हैरो कहता है कि क्या ये हमारी बातें सुन सकता है? तो वो कहता है कि हाँ, शायद जरूर, क्योंकि वो खुद भी एक देवता है। जिसके बाद में आर्थर उस मूर्ति के पास आकर उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारा खादिम था और तुम मुझसे लोगों के कत्ल करवाते थे तब मुझे काफी मजा आता था। यानी कि ये एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन था उस तीसरी आइडेंटिटी से, जैसे कि खॉन्शू ने अपना खादिम बनाया था, यानी कि मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रैंट और साथ ही अब आने वाला जैक। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत में हम एक इजिप्शियन गॉड को खॉन्शू की उशाप्ती लिए देखते हैं। उशाप्ती यानी कि एक छोटी सी मूर्त, और उसे ले जाकर रख दिया जाता है बाकी और गॉड्स के बीच में। वेल, जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल इनियाड में 9 गॉड्स होते हैं, बट इसकी थोड़ी बहुत और डीप रिसर्च कर लेने के बाद में मुझे ये पता चला कि टोटल इजिप्शियन गॉड्स की गिनती 17 है, और इन 17 गॉड्स में से 10 गॉड्स की उशाप्ती यहाँ पर इस सीन में हमें दिखाई पड़ी, जबकि 5 वो गॉड्स थे जिन्होंने आमिट और खॉन्शू को ये उशाप्ती बनाया। यानी कि अगर 5 + 2 + 10 करें तो अगेन 17 की ही काउंटिंग होती है। अब आप लोग इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनने आए हैं, हर वो चीज जानने आए हैं जो कि आपको इस सीरीज को समझने में आसानी देगी। इसीलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन टोटल 17 गॉड्स के नाम प्लस उनकी पावर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। रा, द गॉड ऑफ सन, गैब एंड नट, द गॉड ऑफ अर्थ, शू, द गॉड ऑफ एयर, ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, इसीस, द गॉड ऑफ मैजिक, सेट, द गॉड ऑफ डेजर्ट, नेफेस्थिस, द गॉड ऑफ रिवर, हॉरस, द गॉड ऑफ स्काई, बास्ट, द गॉड ऑफ कैट्स, सोबैक या फिर आमिट, द गॉड ऑफ क्रोकोडाइल,
या फिर हम इसे इंसाफ की देवी भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा शो इसी पर बेस्ड है। सेरेट द गॉड ऑफ स्कॉर्पियन, एनिबस द गॉड ऑफ फ्यूनरल्स, बेज द गॉड ऑफ डार्विस, खॉन्शु माय फेवरेट द गॉड ऑफ मून, नेकपेट द गॉड ऑफ वल्चर, बाबी द गॉड ऑफ बबून्स, और लास्ट में है टेवरेट द गॉड ऑफ हिप्पोज या फिर से द गॉड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जा सकता है, जिसका जिक्र इस कहानी में आगे होगा। ये तो थी सारे इजिप्शियन गॉड्स के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ जो कि आगे आपको इस पूरी सीरीज को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल स्टोरी, यहाँ पर हमें वही रात दिखाई जाती है जिस रात को सैम्फो की ताबूत तक पहुंचने के लिए तारों की दिशा का इस्तेमाल करते हुए खॉन्शु ने तारों को 2000 साल बीते पुराने दिन के जैसा बना दिया था। लेकिन इस बात से खफा होकर बाकी के एनियाड ने उन्हें एक पत्थर की मूर्त बना दिया, और ऐसा होने पर स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर दोनों से ही खॉन्शु की दी हुई सारी ताकतें चली गई और साथ ही उनका वो सूट भी चला गया। यानी कि अब उनके पास में खुद के बचाव के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं हम देख पाते हैं कि उधर आर्थर के भेजे हुए कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं और वो उन पर दे धनाधन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ताकत चली जाने की वजह से स्टीवन वहीं पर बेहोश पड़ जाता है और अब यहाँ पर लैला की जान खतरे में थी, इसलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए अपने उसी ट्रक के अंदर बैठ जाती है जिसके अंदर वो यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन फिर भी गुंडे उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे कि तभी लैला अपनी गाड़ी में से फेयर गन निकालकर उनकी गाड़ी पर छोड़ देती है और तभी वहां पर जोरदार धमाके होते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी में थे बहुत सारे बॉम्ब्स और बड़ी बड़ी मशीन गन्स, जिसकी वजह से वहां पर धमाके हो जाते हैं और वो लोग उसी धमाके में मारे जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर लैला स्टीवन को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर इन्हें उन तारों की वजह से आमिट की कब्र तक जाने का रास्ता मिल चुका था और अब ये उसी मैप की मदद से दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कई बार कांच में से मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रांट को कहता है कि अब तुम्हें अपना शरीर मुझे सौंप देना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली मुसीबतों के लिए तुम काफी नहीं रहने वाले, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही काम आ सकता हूँ। मगर हमारे स्टीवन भैया को तो लैला से प्यार हो चुका था एंड दैट इज द रीजन वो उसे शरीर देने से कतरा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि उनके सामने दो बड़ी बड़ी चट्टानें थी और यहाँ से लैला कहती है कि हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद में उन दोनों को ही वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर आमिट की कब्र होनी थी, लेकिन बुरी बात ये थी कि आर्थर हैरो और उसके लोग वहां पर उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। ये दोनों जाकर उनके टेंटों में से कुछ जरूरी सामान ले लेते हैं जैसे कि टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और गहरे खड्डों में उतरने के लिए रस्सियां। स्टीवन को इजिप्शियन चीजों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और वो इन सारी बातों को जानता भी था क्योंकि उसने आज तक इनके बारे में ही पढ़ा था और उसकी नॉलेज से इंप्रेस होकर लैला कहीं ना कहीं उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने वाली होती कि तभी स्टीवन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने के पीछे दो रीजन थे। रीजन नंबर 1, मार्क स्पेक्टर ने उसे मना कर दिया था कि उसकी बीवी को छुए बिना और हाथ तक ना लगाए। वहीं पर रीजन नंबर 2 ये था कि अब खॉन्शु की नजर लैला पर पड़ चुकी है, यानी कि वो चाहता है कि मार्क स्पेक्टर के बाद में उसका अगला खादिम खुद लैला अब्दुल्ला ही बने, इसीलिए वो उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक ही मिशन पर होने की वजह से अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, तो इन दोनों के बीच में एक शानदार किस हो जाता है। लेकिन मार्क को ये बात पसंद नहीं आती और वो स्टीवन के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों ही एक बड़े से अंधेरे खड्डे में उतरते हैं। बेसिकली ये खदान जैसी लग रही थी। यहाँ पर उतरने के बाद में इन्हें दिखती है बास्ट की मूर्ति। बास्ट यानी कि वो ताकत जिसने टिचाला को ब्लैक पैंथर में बदला था और साथ ही बास्ट वही है जो कि गॉड ऑफ कैट्स है। यहाँ पर इन्हें जमीन पर काफी सारी गोलियां पड़ी मिलती है, ऐसा लग रहा हो मानो कि यहाँ पर किसी ने जंग लड़ी हो। लेकिन ये एक भूल भुलैया से कम नहीं थी क्योंकि यहाँ पर आने जाने के टोटल 6 रास्ते थे। अब इन्हें कहाँ पर जाना है और कहाँ से निकलना है इसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि तभी स्टीवन की नजर एक छोटे से ताबूत पर जाती है जो कि गोल्ड से बना था और तभी उसके मन के अंदर कुछ आकृतियां आती है और जब वो उसे बनाने लगता है तो उसका फाइनल आउटपुट निकल कर आता है हॉरेस की आंख। हॉरेस जो कि है गॉड ऑफ स्काई। बेसिकली हॉरेस की आंख एक निशान के रूप में काम में ली जाती थी जो कि इंडिकेशन था मृत्यु लोक में हिफाजत के शाही निशान। ये दोनों ही उस निशान के ऊपर बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि ये एक जबान की तरह है, यानी कि हमें आमिट की आवाज का पीछा करना है और तभी उन्हें एक आवाज का सिंबल दिखता है। इसी वजह से उन 6 रास्तों में से वो एक सही रास्ते को चुन पाते हैं। मगर यहाँ पहुंचना इनकी एक सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि इस जगह पर थे हेका प्रीस्ट। बेसिकली ये वो पावरफुल इजिप्शियन बीइंग्स थे जिन्हें एक फेरो की रक्षा के लिए रखा जाता था। फेरो का मतलब हम एक राजा से भी ले सकते हैं और आमिट का आखिरी खादिम एक राजा ही था जो कि था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अब अगर इतना बड़ा राजा मरा है तो उसको दफनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मकबरा भी होना चाहिए था। दैट्स वाई यहाँ पर इतने सारे दरवाजे, बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत सारी मूर्तियां और कुछ पिशाच भी थे
और उन्हीं में से एक पिशाच जो कि बाकी लोगों के पीछे पड़ा था, अब वो इन दोनों के पीछे भी पड़ चुका था। यहाँ स्टीवन लैला की जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और उसका ध्यान अपनी ओर बटाता है, जबकि नीचे से लैला उस हैवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन स्टीवन नहीं चाहता था कि लैला की जान खतरे में पड़े, इसलिए वो पूरा का पूरा लकड़ी का ढांचा ही उस पर गिरा देता है और वो हेका प्रीस्ट वहीं पर जान से मारा जाता है। लेकिन इसी बीच इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मगर इस वक्त लैला के पीछे एक और हेका प्रीस्ट पड़ चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है, मगर वो तो उसे बिल्कुल मारने पर उतारू था कि तभी वो अपने दिमाग का यूज करते हुए अपनी जेब से एक फ्लेयर निकालती है और सीधा उसकी आंख में घुसेड़ देती है। और यहीं पर हम लैला की दिलेरी को देख पाते हैं कि आखिर उसमें कितनी ताकत है और फाइनली वो उससे अपनी जान बचाकर एक दूसरे कोने तक कूद पड़ती है। और साथ ही एक चीज और बता दूं कि ये पूरा एपिसोड किसी एक हॉरर मूवी से कम नहीं था। लिटरली एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ या फिर कोई इजिप्शियन या फिर ममीज की मूवी देख रहा हूँ। पूरे एपिसोड के ग्राफिक्स प्लस सीजीआई काबिले तारीफ थे। मीनवाइल हम स्टीवन को देख पाते हैं जो कि इस ऊपर के रास्ते से जाकर एक ऐसे ताबूत तक पहुंचता है जो कि पूरी तरीके से सोने से बना था, और जब वो उसे खिसकाता है तो उसके अंदर से शव मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और जहां तक रही हॉरस की आंख के निशान की बात, तो उसमें इंडिकेशन था आमिट की आवाज का। पहले तो स्टीवन को लगता है कि वो शाप्ती उसकी कब्र में उसके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन जब उसे ये पता चला कि आमिट की आवाज ही सब कुछ मायने रखती है, तो वो उसी मम्मी का जबड़ा फाड़कर उसके गले में हाथ डालकर उस उशाप्ती को निकालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है लाइला पर, जिसके सामने बात चुका था आर्थर हैरो, और वो उसे एक बात कहने के लिए तरस रहा था। तो फाइनली लाइला कहती है कि हाँ हाँ कह दो जो तुम्हारे मन में है, बोल दो आखिर कैसे हुई मेरे पिता की डेथ। तो हैरो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मार्क स्पेक्टर की वजह से मरे। एक कीमती खुदाई के दौरान उसमें लालच आ गया और उसी ने तुम्हारे पिता को गोली मार दी। मगर लाइला इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी और वो उसकी बात बिना सुने वहां से निकल जाती है, जहां से आगे बढ़कर उसे वहीं पर स्टीवन ग्रैंट भी मिल जाता है। हालांकि स्टीवन उसे देखकर खुश होता है कि फाइनली हमने उस आमिट की उशाप्ती को ढूंढ लिया और अब इस दुनिया पर आने वाले खतरे को हम रोक सकते हैं। मगर यहाँ पर लाइला का तो कुछ अलग ही गुस्सा था। वो उससे बार बार बस यही पूछ रही थी कि क्या तुमने मेरे पिता को मारा, क्या ये बात सच थी। और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन जानबूझकर अपने आप की शख्सियत को बदलकर मार्क को सौंप देता है, जहां पर मार्क अपने आप के शरीर को पाते उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आर्थर के आदमी किसी वक्त भी आ सकते हैं। इनकी ये बातें चली रही थी कि तभी पीछे से आर्थर वहां पर पहुंच जाता है अपने ही लोगों के साथ में और उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वेल लाइला तो वहां पर वो शाप्ती लेकर उनसे छुपने की कोशिश करती है, जबकि मार्क स्पेक्टर अपनी ताकत का जोर शोर दिखाते हुए उन सभी से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आर्थर के पास तो हाथ में बंदूक थी और तभी वो उसे शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी वहीं पानी में गिर जाती है और वो पानी उसे एक अंतहीन अंधेरे की ओर ले जाता है। और अब यहाँ से शुरुआत होती है इस पूरे सीरियल या फिर कह सकते हैं कि इस एपिसोड के सबसे ट्विस्टिंग एंड टर्निंग पॉइंट की, जहां पर हमें वांडाविजन की शुरुआत में जिस तरीके से टीवी में सिटकॉम्स दिखाए जाते थे, उसी तरीके से एक मूवी चल रही थी जिसके लीड कैरेक्टर का नाम था स्टीवन ग्रैंट और उस मूवी का नाम था टूम बस्टर। और वो मूवी चल रही थी एक असाइलम में, जहां पर इस कहानी में रिलेटेड वो सारे के सारे किरदार थे जिन्हें हमने एपिसोड 1, 2 एंड 3 में देखा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सब वही लोग थे जो कि मार्क स्पेक्टर की जिंदगी में इन दिनों उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मार्क स्पेक्टर जो कि पूरी तरीके से अपने होशो हवास में नहीं था, जिसके बाद उसे उस असाइलम के डॉक्टर के पास छोड़कर आया जाता है। और वो डॉक्टर और कोई नहीं था बल्कि वो था डॉक्टर आर्थर, जो कि मार्क से पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत में कितने सुधार आया है। कि तभी मार्क को लगने लगता है कि वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उसे तो गोली पड़ी थी और वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि आर्थर ने ही मारी थी। और जब वो अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो वहां पर 4-5 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि वो पेंटिंग इस बात का इंडिकेशन थी कि जब वो यूरोप में था वहां पर टेबल पे रखा पिरामिड यानी कि गीजा के पिरामिड में हुई एनियाड की मीटिंग, बड़ी बड़ी व्हाइट एंड गोल्डन कलर की मूर्तियां जो कि इंडिकेशन थे उन सभी इजिप्शियन गॉड्स का, और साथ ही वो छड़ी जिससे कि आर्थर करता था इंसाफ की परख। इन सभी बातों से मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर जाने की कोशिश करता है। हालांकि वहां के लोग उसे वापस अंदर ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हीं को धक्का देकर वहां से दूर जाकर छिपने की कोशिश करता है। और तभी वो एक रूम में जाकर छिप जाता है जहां पर अगेन एक और ताबूत पड़ा था, उसके अंदर से हिलने की आवाज आ रही थी। इसलिए जब मार्क उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे अपनी दूसरी शख्सियत मिलती है यानी कि स्टीवन ग्रैंट। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही गले भी मिलते हैं क्योंकि ये दोनों इस वक्त एक दूसरे का सहारा थे। अब ये दोनों यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक और दूसरे कमरे में एक और ताबूत हिल रहा था। वेल ये ताबूत था इनकी
तीसरी शख्सियत का, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जैक। मगर इस वक्त इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के साथ हो क्या रहा है। और तभी वहां पर एंट्री होती है ट्वेरेट की, यानी कि द गॉड ऑफ प्रेगनेंसी, और वो इन्हें हाय कहकर बोलती है और तभी इन दोनों की पूरी तरीके से फट जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत एक छोटे बच्चे के चिल्लाने से होती है और तभी वहां पर एक औरत आकर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी ये सीन शिफ्ट हो जाता है मार्क स्पेक्टर पर, जो कि अभी एक असाइलम में था और उसके सामने बैठा था डॉक्टर हैरो, जो कि उससे कहता है कि ये नुकसान हमने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने अपने आप को पहुंचाया है। इस वक्त तुम घड़ी की 2 सुई के बीच में अटक चुके हो, एक सुई जो कि सच पर है और एक सुई जो कि मनगढ़ंत कहानियों पर है। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम किसकी तरफ जाना चाहते हो, उस सच पर विश्वास करना चाहते हो जो एग्जिस्ट करता है, या फिर अपनी फैंटेसी की ओर जाना चाहते हो जो कि तुम्हारी बनाई गई एक मन की कल्पना है। बातों ही बातों में हैरो से ये भी कहता है कि शायद तुमने मुझे एक बच्चे के बारे में जिक्र किया था, जरा और बताओ उस बच्चे के बारे में। कि तभी मार्क को लगता है कि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो तो इस वक्त स्टीवन के साथ था और उसने एक हिप्पोपोटेमस को देखा था। ये बातें धीरे धीरे मार्क बड़बड़ाने लगता है। कि तभी वहां पर हैरो से कहता है कि लगता है कि शायद यही हिप्पोपोटेमस तुम दोनों के बीच का फर्क कम कर देगी। हैरो से और भी ज्यादा पूछना चाहता था, लेकिन मार्क को इस वक्त गुस्सा आ चुका था और वो उसी की टेबल पर पड़ा पिरामिड उसे मारने के लिए उठाता है। लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं, यानी कि बॉब एंड बिली, जो कि उसे सेडेटिव दे देते हैं। और इस सेडेटिव के लगते ही मार्क पहुंच जाता है उसी मोमेंट पर जहां वो स्टीवन और साथ ही गॉड ऑफ इजिप्ट ट्वेरेट के सामने खड़ा था। यहाँ ट्वेरेट उन दोनों का वेलकम करती है मृत्युलोक में। हालांकि इस बात को ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तो ट्वेरेट उन्हें बताती है कि सचमुच मार्क स्पेक्टर तुम मर चुके हो। अब ये बात इंसानी दिमाग की बस की नहीं कि वो जीते जागते मृत्युलोक को देख पाए, तो ये सब कुछ मरने के बाद ही पॉसिबल होता है। लेकिन मरने से पहले उसका दिमाग अपनी पुरानी कल्पनाओं में होता है। जिस वक्त तुम अभी हो ये तुम्हारे दिमाग की कल्पना ही है। तो यहाँ पर स्टीवन और मार्क आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ये मृत्युलोक इस असाइलम जैसा कैसा दिख रहा है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही पागलपन से जूझ रहे थे, यानी कि एक बीमारी, और वो थी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर आपको याद होगा तो इसके लास्ट टू लास्ट एपिसोड में आर्थर हैरो ने बाकी सभी इजिप्शियन गॉड्स के सामने भी यही कहा था कि ये अवतार बीमार है। तो इसका सीधा इंडिकेशन यही था कि इनकी मुलाकात इस असाइलम में ही होनी थी। लेकिन मार्क को इस वक्त भी इस चलते हालात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो आर्थर की कही बातों को सच मानने लगता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले उसे याद था कि वो आर्थर हैरो के साथ बैठा था और उसने उसे 2 कंडीशंस बताई थी कि या तो तुम सच में जी रहे हो और या फिर एक मनगढ़ंत कहानी में। अब उसे धीरे धीरे हैरो पर ही विश्वास होने लगा था और जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता है कि तभी उसके सामने मृत्युलोक आ जाता है, जहां पर इजिप्शियन गॉड ट्वेरेट अपनी बड़े से जहाज में रेत के रेगिस्तान पर उन आत्माओं को लेकर जा रही थी जिनके सच की परख अभी बाकी थी। उसके सच की परख का मतलब यह था कि अब वो उसकी आत्मा को तोलने वाली है। तभी ट्वेरेट वहां पर आकर इन दोनों के सीने से इनका दिल निकाल लेती है और उसे इंसाफ के तराजू पर तोलती है। अगर इंसाफ के तराजू पर उसके दोनों दिल द फेदर ऑफ ट्रूथ यानी कि सच के पंख से हल्के हुए तो उनकी आत्मा सुकून से देवताओं के मैदान में चली जाएगी, यानी कि पैराडाइज में। और अगर उनका दिल भारी हुआ तो उन्हें इसी रेत में कहीं दूर फेंक दिया जाएगा और पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्त बन जाएगा। मगर जब उस दिल और उस पंख को तोला जाता है तो वो एक जगह पर रुकते ही नहीं है बल्कि बार बार हिलते जा रहे थे। और यही इंडिकेशन हमें इसके सेकंड एपिसोड में भी मिला था, जब आर्थर हैरो ने स्टीवन ग्रांट के हाथ में आमिट की दी हुई छड़ी को रखा और फिर उसे इंसाफ के तराजू पर तोला। यहाँ पर ट्वेरेट भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर इस मोमेंट पर करना क्या है, या तो इन्हें नीचे फेंकना है और या फिर इन्हें देवताओं के मैदान में छोड़ देना है, क्योंकि वो तराजू तो हिलना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी ट्वेरेट वहां पर मार्क स्पेक्टर और साथ ही स्टीवन से कहती है कि तुम्हें वो खलिश ढूंढनी पड़ेगी जिस वजह से तुम्हारा दिल कभी हल्का तो कभी भारी हो रहा है। तुम्हें अपने उस गुनाह को जानना पड़ेगा जिससे तुम्हें कन्फेशन करनी है। जिसके बाद वो उन्हें कहती है कि इस बोट में हर उस इंसान की जीवन भर की यादें हैं जो कि आज तक वो जीता आया है। इन यादों में तुम अपने आप को जानकर उस भूली बिसरी बात का कन्फेशन कर सकते हो। जिसके बाद ये दोनों ही उस जहाज में पहुंच जाते
जाते हैं जहाँ पर अंदर वही असाइलम था, लेकिन हर खिड़की में उन्हें एक अलग नजारा दिख रहा था। कभी स्टीवन को मार्क दिख रहा था जहाँ पर वो इजिप्शियन जैकल को बहुत ही मुक्कों से मार रहा था, तो कहीं पर मार्क को स्टीवन दिख रहा था जो कि मिस्टर नाइट बनकर तारों की दिशा को 2000 साल पीछे घुमा रहा था। तो कहीं पर एक ऐसा नजारा था जहाँ पर मार्क खड़ा हुआ अंदर ही अंदर रो रहा था। तभी वहां पर स्टीवन उसे पूछता है कि क्या ये दिन तुम्हें याद है? तो मार्क उसे कहता है कि हाँ, इस दिन मैं खड़ा तो था और किसी सड़क को ढूंढ रहा था कि तभी इनके पास वाला एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर जाने पर ये देख पाते हैं वो सब लोग जिन्हें कभी मार्क स्पेक्टर ने जान से मार डाला था। तो स्टीवन ये देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या सचमुच तुमने अपनी जिंदगी में इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया? तो मार्क बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुनाह किए, मैं कभी भी मासूम लोगों को जान से नहीं मारता। कि तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आता है। स्टीवन मार्क से पूछता है कि आखिर इन मरे हुए लोगों में ये छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, और उस बच्चे से सच जानने की चाहत में स्टीवन उसके पीछे पीछे भागता है। मार्क उसे मना करता है कि नहीं, उसके पीछे मत भागो, उसे जाने दो। कि तभी वो एक ऐसे दरवाजे में पहुंच जाता है जहां पर ये एक अलग टाइम में पहुंच चुका था। मार्क बार बार पीछे से दरवाजा ठोक रहा था कि स्टीवन वापस आ जाओ, मगर स्टीवन उस जगह पर पहुंचकर अपनी मॉम को देख पाता है और वहीं अपने बचपन को भी देख पाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस वक्त स्टीवन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था रोरो, जिसका कॉमिक्स में नाम दिया गया है रेंडल स्पेक्टर। यहाँ पर रोरो एक ड्राइंग बना रहा था जिसके अंदर मछली का एक पंख टूटा था। अगर फर्स्ट एपिसोड की बात करी जाए तो मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन के पास में भी वही एक ऐसी मछली थी जिसका पंख टूटा हुआ था। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर वेंडी स्पेक्टर यानी कि इन दोनों की माँ इन्हें खाना खाने के लिए कहती है, मगर इन दोनों को एक गेम खेलना था और इसी के चलते ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। रोरो अपने बड़े भाई मार्क स्पेक्टर को मिस्टर ग्रैंट कहकर बुला रहा था और तभी खेलते खेलते वहां पर बारिश आने लग जाती है। रोरो अपने भाई से कहता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि मॉम ने कहा था जल्दी आ जाना, लेकिन तब वहां पर मार्क कहता है कि ऐसे भी क्या डरने की बात है, हम खेल ही तो रहे हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, उसमें क्या है। और यहाँ से वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। वेल, ये सारा नजारा स्टीवन ग्रैंट वहां पर खड़ा देख रहा था और तभी उसका पैर एक छोटे टूटे हड्डियों पर जाता है जिसकी डिजाइन कहीं ना कहीं खोंचू जैसी दिख रही थी। उस गुफा में उन बच्चों का पीछा करते हुए वो काफी आगे निकल जाता है। वो बार बार चिल्लाता है कि बच्चों वापस आ जाओ, मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम कहां पर हो, दिख नहीं रहे हो, वापस आ जाओ। मगर उन दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मीनवाइल हम एक्चुअल मार्क स्पेक्टर को देख पाते हैं जो कि स्टीवन को दूसरे दरवाजों में ढूंढ रहा था और तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर हम वेंडी को देख पाते हैं जो कि अपने छोटे बेटे रोरो की मौत पर रो रही थी और अपने बेटे की मौत का गुनहगार मार्क को बताती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद में स्टीवन मार्क की और भी पुरानी यादों में जाता है और देख पाता है कि जब उसका 10th बर्थडे था तब वहां पर उसकी मॉम नहीं थी, उसने अकेले ही केक काटा था और ऐसा करते करते जब वो 12 साल का हो गया तब भी वो अकेले ही केक काट रहा था, उसकी मॉम वहां नहीं थी। लेकिन जब उसकी मॉम उसके सामने आई तो उनके हाथ में शराब थी और इस वक्त भी वो सिर्फ उसे ही कोस रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। हर जगह से नकारा गया मार्क स्पेक्टर अब उस मोमेंट से गुस्सा होकर चला जाता है कि तभी उसकी मॉम उसके पीछे पीछे जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद में मार्क और स्टीवन दोनों ही अपने आप को अपनी टीन एज में देख पाते हैं जहां पर मार्क ने अपना घर छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया था अपनी माँ के चलते बुरे रवैये की वजह से। यहाँ पर स्टीवन मार्क से पूछता है कि आखिर तुमने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया, और यहीं से कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम उस एक्चुअल दिन को देख पाते हैं जिस वक्त मार्क स्पेक्टर एक इजिप्शियन कमांडर बुशमैन के साथ में इजिप्ट में कुछ कीमती खुदाई के लिए निकला था। लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडों ने उन सभी पर गोलीबारी कर दी जिनके अंदर लायला के पिता अब्दुल्ला एल्फोली भी शामिल थे। स्टीवन पूछता है कि आखिर सभी पर गोली चली तो तुम्हारा क्या हाल हुआ। जिसके बाद हम वहां के पवित्र देवालय को देख पाते हैं जहां पर अब मार्क पहुंच चुका था और पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था क्योंकि वो लहूलुहान था उन गोलियों से जो कि दुश्मनों ने उसे मारी। वो बस अपने आप को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी की यही कीमत है? मैं चाहूं तो तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। रात के हर उस मुसाफिर का साथ देना पड़ेगा जिसे कि बुरे लोग परेशान करने वाले होंगे। वेल, ये सारा इंसिडेंट्स दूर खड़ा स्टीवन भी देख रहा था और कहता है कि खोंशू कितना मतलबी था, उसने स्टार्टिंग से ही तुम्हारा फायदा उठाया और उस वक्त तुमसे सौदा किया जिस वक्त तुम मौत के कगार पर थे। अब हालांकि मार्क के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, वो बस बिल्कुल मरने ही वाला था कि तभी वो खोंशू द्वारा दिए गए प्रस्ताव को हाँ कर देता है और तभी उसके अंदर मून नाइट वाली पावर्स आ जाती है और वो बन जाता है खोंशू का खादिम द मून नाइट। और अब इस बार डॉक्टर हैरो के सामने था स्टीवन ग्रैंट इंस्टीड ऑफ मार्क स्पेक्टर। वहां पर स्टीवन को देखकर डॉक्टर
डॉक्टर हैरो से पूछते हैं कि काफी टाइम बाद मुलाकात हुई, आखिर तुम कैसे हो स्टीवन। तो स्टीवन कहता है कि तुम वही शख्स हो ना जिसने मुझे गोली मारी थी। हालांकि चाल ढाल बदल गई है, कपड़े बदल गए हैं और साथ ही मूंछ भी आ गई है, मगर मैं तुम्हारे इस पहनावे पर नहीं आने वाला। वो अगेन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरो उसे कहता है कि तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा यही तुम्हारी रियलिटी है या फिर ये तुम्हारी फैंटेसी है। जिसके बाद यहाँ से सीन अगेन एक और फ्लैशबैक में जाता है और ये वो मोमेंट था जहां पर लास्ट टाइम सीन कट हो चुका था। इसमें यंग मार्क स्पेक्टर बैठा बैठा रो रहा था और उसकी माँ दरवाजा पीट रही थी कि दरवाजा खोलो। वो बदला लेना चाहती थी अपने छोटे बेटे की मौत का। ये सब सोचकर मार्क पूरी तरीके से डर चुका था और ये वो फर्स्ट टाइम था जिस वक्त वो ब्लैकआउट होकर एक दूसरी शख्सियत में बदल गया था जो कि थी स्टीवन ग्रांट की। और यहाँ पर स्टीवन ये देखता है कि सारे कलर्स फैले हुए क्यों हैं। वो उन सभी को जमाने लगता है, एक अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगता है। वहीं पर हम एक जूम होती पिक्चर को भी देख पाते हैं जिस पर लिखा था डोंट फियर स्टीवन ग्रांट इज हियर। और तभी उसकी मॉम आकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से बेल्टों से मारने लगती है, जिसके बाद वो अगेन रियलिटी में पहुंच जाता है। यहाँ पर स्टीवन मार्क से काफी ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे बनाया, मैं ही तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं वाला सच हूँ, मगर असली सच तो तुम हो और तुमने मुझे बनाया सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी गम भरी जिंदगी, अपने दुखों को भुला सको। जिस वक्त तुम्हारा किसी मुसीबत से सामना होता तुम अपने अच्छे वाले रूप को रख देते। तुमने मेरा सिर्फ फायदा उठाया। जबकि मार्क उसे ये कहता है कि अच्छी जिंदगी तो तुमने जी है, मैंने तो सिर्फ सबके ताने खाए हैं और जिस मॉम की तुम बात करते रहते हो वो मर चुकी है। लेकिन स्टीवन का कहना था कि मेरी तो हर बार उनसे बात होती है, वो जिंदा है। कि तभी वहां पर एक और ब्लैकआउट होता है और वहां पर उसे आर्थर हैरो मिलता है, जहां पर हैरो उसे कहता है कि क्या तुम सचमुच अपनी मॉम से बात करना चाहते हो। हालांकि स्टीवन बात तो करना चाहता था लेकिन दूसरी ओर फोन पर कोई नहीं था। इसका मतलब सच्चाई ये थी कि उसकी मॉम की रियलिटी में डेथ हो चुकी थी। और हर वक्त इतने ही सीन शिफ्ट हो जाने के बाद में एक सीन वहां भी शिफ्ट होता है जहां पर हमने एक याद में मार्क को रोड पर खड़े हुए दारू पीते हुए देखा था। ये वो दिन था जिस दिन मार्क की मॉम की डेथ हुई थी और वो घर में नहीं आना चाहता था, जबकि उसके पिता उसे घर में बुला रहे थे और वो रोता रोता वहां से निकल गया था। वो उसका दुख झेल नहीं पा रहा था कि तभी वो स्टीवन ग्रांट में बदल जाता है और स्टीवन अगेन उन्हीं पागलों की तरह अपनी मॉम की अनरियलिटी में बातें करने लगता है कि मॉम आप कैसे हो, कहां पर हो, मैं एक जगह पर खो चुका हूं, न जाने मेरा रास्ता कहां है। जबकि दूसरी तरफ फोन पर तो कोई था भी नहीं। इस पुरानी याद में इस वक्त मार्क स्पेक्टर और साथ ही स्टीवन ग्रांट दोनों शख्सियत थी जो कि आपस में ये बातचीत कर रही थी कि मार्क काफी ज्यादा परेशान है अपने भाई की जान चले जाने की वजह से। तभी वहां पर स्टीवन उसे बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो एक बच्चे थे, अपने आप पर अफसोस करना बंद करो। और ये कहते के साथ ही ये दोनों फिर से पहुंच जाते हैं उस मृत्युलोक के जहाज पर। और अब तक इनका समय भी पूरा हो चुका था क्योंकि यहाँ पर दिल और उस पंख उन दोनों में ही अब बिल्कुल तालमेल बैठ गया था, ना ही ज्यादा और ना ही कम। देखा जाए तो यहाँ पर इनके साथ में दोनों ही इंसिडेंट्स होने वाले थे, यानी कि कोई तो रेत में दबेगा और कोई तो देवताओं के मैदान में जाएगा। और देखते ही देखते यहाँ पर रेत से निकलकर कुछ दानव इन दोनों पर ही हमला कर देते हैं। पहले तो मार्क उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो स्टीवन सोचता है कि आखिर अब शरीर दोनों का एक है तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ सकता, और वो उसकी मदद करना स्टार्ट करता है। जहाँ पर स्टीवन उन रेत के दानवों से उसे कई बार छुड़वाता है, लेकिन इसी बीच एक दानव उसे ही रेत में खींच लेता है। मार्क उसे ऊपर से खड़ा खड़ा चिल्लाता है कि स्टीवन भागकर मेरे पास आओ, यहाँ तक आ सकते हो तुम। लेकिन अब तक स्टीवन के पैर रेत में बदल चुके थे और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से एक रेत की मूर्त में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्क स्पेक्टर अब पहुंच चुका था देवताओं के मैदान में। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज है इस पूरी शानदार सीरीज का ग्रैंड फिनाले। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके ऑलरेडी मेरी तरफ से एक्सप्लेन किए हुए सीजन 1 का एपिसोड 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलरेडी काफी बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ अवेलेबल है, वो भी इसी चैनल पर। और अगर आपने उन सभी को नहीं देखा तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा और खासकर इसका 4th एपिसोड तो जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि वहां पर मैंने इजिप्शियन गॉड्स के बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स दी है। अगर मेरी तरफ से इन मार्वल्स के सिटकॉम्स या फिर इन सीरीज को अगर मैं रेटिंग देना चाहूं तो नंबर 1 पर सचमुच देना चाहूंगा मून नाइट को, और जिसे सेकंड देना चाहूंगा वो होगी मेरी तरफ से लोकी, और थर्ड नंबर पे दूंगा वांडाविजन। ये तो थी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। आपकी क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसके अंदर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर व्हाट इफ भी शामिल है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत अलेक्जेंडर द ग्रेट के मकबरे से होती है, जहां पर इस वक्त मार्क स्पेक्टर को आर्थर हैरो की तरफ से गोली लग चुकी थी और अब आमिट की उशाप्ति की तलाश में
में वहाँ पर हैरो के लोग आकर उसके जैकेट से वो शाप्ती लेकर चले जाते हैं और ले जाकर हैरो को दे देते हैं। जिसके बाद हैरो उससे कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था मगर दुनिया यही चाहती है और मैं इसमें से बुराई को मिटा कर रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी छड़ी को हाथ में उठाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी छड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इवॉल्व हो जाती है, यानी कि उस रूप में आ जाती है जिस रूप में इनके एक्चुअल इजिप्शियन गॉड इसे यूज किया करते थे। उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसके 2 मगरमच्छ के मुंह की जगह सिर्फ एक बन जाता है और ऐसा लग रहा हो मानो कि जैसे कोई थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर हो। जिसके बाद वो इस दुनिया पर से बुराई मिटाने के लिए गीजा के सबसे ऊंचे पिरामिड पर जाने की कोशिश करता है। वेल, इसके पीछे एक और रीजन था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर वो उस स्कैरब को मार्क के सीने पर ही छोड़ देता है क्योंकि इस वक्त उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लैला दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी कि किस तरीके से हैरो ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे जान से मार दिया। मगर लैला इस बात का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस स्कैरब की मदद से आर्थर और उसके लोगों का पीछा करना शुरू करती है। मगर रास्ते में जाते वक्त आर्मी फोर्स उन्हें रोकती है। लेकिन अब हैरो को तो कौन ही रोक सकता था क्योंकि उसके पास में ताकत थी आमिट की और अपनी छड़ी के सिर्फ एक ही वार से वो वहां पर मौजूद काफी सारे सैनिकों को धूल कर देता है। मगर फिर भी उनमें से एक शख्स बच जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया था और जिन्होंने किया था या फिर करने वाले थे उन सभी की रूह को आमिट ने खा लिया था। और सच कहूं तो ये वो मोमेंट था जिस वक्त लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मृत्यु लोक में मार्क स्पेक्टर और साथ ही स्टीवन ग्रैंट के सामने कई सारे लोगों की जान ली जा रही है, वो भी विदाउट उन्हें परखे। तो ये वही मोमेंट था। इस वक्त लैला भी यहाँ पर थी और वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उन मुर्दों में से एक मुर्दा उठ खड़ा होता है और बताता है कि मैं ट्वायलेट हूं और मैं इसके शरीर से तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अकेली हैरो और साथ ही आमिट का सामना नहीं कर सकती, इसके लिए तुम्हें मार्क स्पेक्टर और खॉन्शू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लैला कहती है कि वो आर्थर का सामना खुद करेगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि आर्थर अपने कल्ट मेंबर्स के साथ में पहुंच जाता है गीजा के पिरामिड में और अपनी छड़ी की ताकत से उस पिरामिड के दरवाजे खोल देता है जहां पर सारे इजिप्शियन गॉड के अवतार मिलकर मीटिंग किया करते थे, जिसे कहा जाता था द मीटिंग ऑफ इनियाट। और यहाँ पर आते के साथ ही सबसे पहले आर्थर हैरो उन सभी गॉड्स को जान से मार डालता है क्योंकि वो उसके आगे आने वाले काम में अड़ंगा डाल सकते थे। और इसके बाद आमिट की शाप्ती को भस्म करके उसमें से आमिट को जिंदा करता है, जहां पर हम फाइनली मार्वल के तगड़े सीजीआई और वीएफएक्स को काफी बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं, जिसमें एक बहुत ही बड़ी मगरमच्छ जैसी आकृति हमारे सामने आती है और वो थी आमिट। लेकिन सबसे मजे वाली बात तो ये थी कि वो अपना पहला शिकार कहीं ना कहीं आर्थर हैरो को ही बनाने वाली थी क्योंकि आर्थर हैरो का मन साफ नहीं था और उसने भी कई सारे बुरे काम किए थे। वेल, यहाँ पर आर्थर आमिट से कहता है कि मैं आपका हर फैसला मंजूर करूंगा। आप बुराई की देवी हैं, मैं जानता हूं कि मैंने बुरे काम किए हैं, मगर उन बुराइयों को कम करने के लिए मैं अपने जूतों में कांच रखकर चला ताकि मुझे दर्द हो और मेरी बुराइयां कम हो सके। जिस पर आमिट उससे खुश होती है कि पहली चीज तो उसने अपनी बुराइयों को कम करने की कोशिश करी और दूसरा उसे 2000 साल बाद उस मिट्टी की मूरत से आजाद कर दिया, इसीलिए वो उसे अपना अवतार बना लेती है। इसी बीच लैला उन 10 बड़े इजिप्शियन गॉड्स में से एक को निकालकर यानी कि खॉन्शू को निकालकर उस उशाप्ती को वापस से उसके एक्चुअल रूप में बदल देती है, जहां पर खॉन्शू से कहता है कि उससे लड़ने के लिए तुम काफी नहीं हो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम मेरी खादिम बन जाओ। मगर लैला कहती है कि तुमने मार्क स्पेक्टर के साथ में भी यही किया था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अब खॉन्शू के पास खुद लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो आमिट से खुद टकरा पड़ता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है देवों के मैदान में, जहां पर इस वक्त मार्क स्पेक्टर अपनी एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी गम था कि स्टीवन ग्रैंट जो कि उसकी दूसरी शख्सियत थी अब उसके साथ नहीं थी। उसने अपनी आंखों के सामने उस दूसरी शख्सियत को मिट्टी में बदलते देखा था, इसीलिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था और वो ट्वायलेट से कहता है कि मुझे वापस से मृत्यु लोक में जाना है और जाकर स्टीवन ग्रैंट को बचाना है क्योंकि वही मेरा साथी है जो कि मुझे आमिट और साथ ही हैरो से लड़ने की ताकत देगा। ट्वायलेट उसे मना करती है और समझाती है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर एक बार गए तो दोबारा यहाँ पर लौट कर नहीं आ पाओगे। मगर मार्क को तो धुन चढ़ी थी वापस से मृत्यु लोक जाकर स्टीवन को बचाने की, जिसके बाद में वो 2 कदम आगे बढ़ता है और सारा जहान पलट जाता है। ऐसा लग रहा हो मानो पल भर में ही जज्बात पलट दिए। वेल, यहाँ पर मार्क को स्टीवन मिलता है जिससे वो अपनी गम भरी बातें करता है और कहता है कि तुम ही मेरा सहारा थे, जब मुझे जिंदगी को जीने की ताकत नहीं थी वो तुम बने मेरी ताकत, जब मैं हार चुका था तो तुम बने मेरा सहारा। और धीरे धीरे बातें करने के साथ ही हम देख पाते हैं कि इस वक्त मार्क स्पेक्टर भी खुद मिट्टी की मूर्त बनने वाला था, मगर जब वो अपना हाथ उसके हाथ में रखता है तो एक चमत्कार होता है। ये चमत्कार था इंसाफ का, जिसे देखकर मृत्युलोक के दरवाजे खुल गए और ये दोनों ही वापस से अपने मार्क स्पेक्टर वाले शरीर में जिंदा हो गए। जिसके बाद होता है लंबा चौड़ा धूम धड़ाका, जहाँ एक तरफ तो मार्क
स्पेक्टर आर्थर हैरो को रोकने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी आत्माएं खा लेने के बाद में आमिट का शरीर बहुत बड़ा हो चुका था और अब उसे रोकने के लिए खुद खॉन्शु भी अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेता है और उससे जमकर मुकाबला करता है। वेल यहाँ पर कहीं ना कहीं आमिट उससे जीतती नजर आती है, मगर उन दोनों का साथ निभाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है लैला, जो कि इस वक्त ट्वेरिट का अवतार बन चुकी थी और उसके पास में उसके नए पंख और एक न्यू कॉस्ट्यूम आ चुका था। वेल सच कहूं तो ये काफी हद तक मुझे वंडर वुमन जैसा लग रहा था, जहां पर उसके पास में भी उसका एक गोल्डन आर्मर था। जहां एक तरफ आर्थर हैरो से लड़ रहे थे मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रैंट और साथ ही लैला, वहीं दूसरी ओर आमिट से लड़ रहा था खॉन्शु। इन सभी के बीच में एक जबरदस्त टक्कर चल रही थी और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि आमिट को अब किसी मूर्ति के अंदर दफनाया नहीं जा सकता, इसे तो अब किसी रियल इंसान के शरीर में डालकर इसे शांत करना पड़ेगा। जिसके बाद वो आर्थर को निरस्त्र करके आमिट की आत्मा को उसी के अंदर डाल देते हैं और अब वक्त था आर्थर को खत्म करने का, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगा तो आमिट भी खत्म हो जाएगी। मगर लैला उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे अच्छे और बुरे होने के बीच में फर्क ही क्या रह जाएगा जब तुम उस इंसान को ही जान से मार डालोगे। इस बात को सुनकर मार्क स्पेक्टर उसे नहीं मारता। वेल यहाँ पर कहानी में एक सीन और था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा भूल गया। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, ये सभी हारते नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मार्क स्पेक्टर की तीसरी शख्सियत ने आकर सब कुछ सेट कर दिया, जो कि था जैक। वेल यहाँ पर उसके बारे में इस एपिसोड में तो ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, मगर आने वाले एपिसोड्स में ज्यादा डिटेल्स आने वाली हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है और इन दोनों की आत्मा मानो मृत्यु लोक में यकीन पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर हैरो अपने पेशेंट स्टीवन ग्रैंट से बात करने लगते हैं। मगर इस वक्त यहाँ पर सिर्फ स्टीवन ग्रैंट ही नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर भी उसी के साथ था और ये दोनों शख्सियत आपस में एक साथ मिलकर बातें कर रही थी और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल रही थी। और अब अपने वादे के मुताबिक खॉन्शु यहाँ पर मार्क स्पेक्टर और साथ ही स्टीवन ग्रैंट को अपने दिए गए काम से आजाद कर देता है और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड या फिर कहें कि ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म होती है। मगर रुकिए, जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी आपके लिए है, जहां पर हम आर्थर हैरो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे कि कोई अननोन पर्सन असाइलम से बाहर लेकर जाता है और एक गाड़ी में बिठा देता है और यहाँ पर हम ऑलरेडी खॉन्शु को बैठा देख पाते हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास में एक अवतार का होना जरूरी है, जिस पर खॉन्शु कहता है कि भले ही मेरे हाथ से मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट चले गए मगर आज भी मेरे पास मेरा जैक है। जिसके बाद मार्क स्पेक्टर की ही तीसरी पर्सनालिटी आर्थर हैरो को वहीं पर जान से मार डालती है और इसी के साथ ये शानदार कहानी परफेक्टली एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म होती है और सभी को अपने दूसरे सीजन के इंतजार में छोड़ जाती है। वेल आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार तो, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में मैं एक और शानदार वेब सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है द विचर्स सीजन 2। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।